नमस्कार साथियों। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर हमारे डेली करंट अफेयर सीरीज में। तो डेली करंट अफेयर सीरीज में आज है 15 फरवरी। आज 15 फरवरी को कौन सा डे है? तो आज कोई खास डे तो है नहीं, लेकिन जो वैलेंटाइन डे मनाते हैं उनके लिए आज स्लैप डे है। ठीक है। तो जो वैलेंटाइन डे मनाते हैं उनके लिए आज स्लैप डे है। पता नहीं है किस लिए डे है, लेकिन इसके साथ एक और डे है जिसके बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। ये है सिंगल्स अवेयरनेस डे। अवेयरनेस डे, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी सिंगल लोग हैं उन लोगों के लिए भी जागरूकता फैलाई जाए, और उसी के लिए यह पूरा वैलेंटाइन वीक मनाया जाता है। पता नहीं है वैलेंटाइन वीक भारत में मनता है या नहीं। हाँ, कुछ हिस्सों में तो जरूर मनता होगा, लेकिन यह बाहरी संस्कृति है, जो विदेशों की संस्कृति है। यहाँ तो भारत में कोई सिंगल होता ही नहीं है, क्योंकि हर कोई अपने परिवार में रहता है। जो अपने परिवार में है, जो अपने माँ बाप के साथ परिवार में भाई बहन के साथ है, वो कभी सिंगल हो ही नहीं सकता। तो भारत की संस्कृति के हिसाब से तो यह नहीं मनाया जाता है। यह पाश्चात्य संस्कृति जो है, जो बाहरी संस्कृति है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, उसके अकॉर्डिंग ये सारा का सारा मनाया जाता है। और ये भारत के कुछ हिस्सों में लोग मनाते होंगे ऐसे मॉडर्न बनने के चक्कर में। ठीक है साथियों, शुरू करते हैं पहले सवाल को। तो पहला सवाल है, हाल ही में संपन्न 38वें राष्ट्रीय खेल की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हर साल हम लोग के देश में जो राष्ट्रीय खेल होता है, इसमें अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग क्षेत्र जो है, ये यहाँ पे क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, और उसमें जो देखते हैं कि कौन शीर्ष पर रहा है इस साल 2025 में। ये जो चल रहा है, तो इस साल शीर्ष पर कौन रहा है? तो यहाँ देखना है बिहार, महाराष्ट्र, सर्विसेज या फिर हरियाणा। तो इसका सही जवाब क्या है साथियों? सर्विसेज। सर्विसेज क्या है? जो सर्विस कर रहे हैं भारत सरकार में जो सर्विस है, इनका फुल फॉर्म क्या है? सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, या फिर इसको सेना भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है साथियों? सेना भी बोला जाता है। सेना के टीम को जो अलग अलग सर्विसेज में है, जो भारत सरकार में अलग सर्विसेज है सेना, तो उनका जो टीम है वो 38वें जो ग्रीष्मकालीन अभी राष्ट्रीय खेल हुआ है, उसमें टोटल 121 पदक, यहाँ पे पदक देख सकते हैं। ये तो थोड़ा पहले का काउंटिंग है, ये काउंटिंग जो है ये क्या है, थोड़ा पहले का है। लेकिन फाइनली यहाँ 65 की जगह टोटल 68 गोल्ड मेडल्स, ध्यान रखना है साथियों, 68 गोल्ड मेडल इन लोगों ने जीता है। 26 जो है इनका सिल्वर मेडल है, और 27 जो है क्या है, कांस्य मेडल है। ठीक है, शीर्ष पर रहे हैं, और इन्होंने राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी जो इसमें मिलती है, जो टॉप पे रहते हैं उनको राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी मिलती है, ये भी ध्यान रखना है। इस ट्रॉफी को जीता है। सेकंड स्थान पे ध्यान रखना है, दूसरे स्थान पे यहाँ महाराष्ट्र रहा है, और तीसरे स्थान पर रहा है यहाँ पे हरियाणा। ठीक है साथियों, तो 3 स्थान आप लोग को ध्यान रखना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में 12वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत, पेंशन अदालत देखना है साथियों, पेंशन। तो पेंशन, बहुत तरह की पेंशन सरकार के द्वारा दी जाती है। इसके बारे में चर्चा करने के लिए यहाँ पे पूरा का पूरा अदालत बनाया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की है, यह बताना है कि इसकी अध्यक्षता, ये जो अदालत है इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है। विकल्प है आपके पास नीतीश कुमार, अमित शाह, नरेंद्र मोदी या फिर डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो इसका सही जवाब क्या है साथियों? इसका सही जवाब है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आप सभी लोगों को मालूम होगा कि भारत सरकार में एक पूरा का पूरा मंत्रालय है जिसको क्या बोलते हैं, क्रामिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय है? क्रामिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय। और इसके जो राज्य मंत्री है, इसके राज्य मंत्री यहाँ पे इनकी तस्वीर लगी हुई है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। ठीक है, तो इन्हीं के अध्यक्षता में 12वीं राष्ट्रव्यापी पेंशन अदालत का आयोजन किया गया है। कब? 13, ध्यान रखना है आप लोग को, 13 फरवरी 2025 को। कहाँ किया गया है ये भी ध्यान रखना है, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में किया गया है। और विभाग जो है इस मंत्रालय के अंतर्गत, ग्रामीण लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत एक अलग विभाग होता है जिसको पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग कहा जाता है। इसके अंतर्गत यह अदालत का आयोजन किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं 12th अखिल भारतीय पेंशन अदालत, यहाँ पे है ऑल इंडिया पेंशन अदालत। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि माननीय राज्य मंत्री है किस विभाग के? ग्रामीण लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में किसने द न्यू आइकन सावरकर, आप लोग को पता होगा सावरकर, ठीक है, तो दामोदर दास सावरकर का नाम आजकल बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा है। एंड द फैक्ट्स नामक पुस्तक लिखी है। बताना है कि किसके द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। ठीक है साथियों, जब से बीजेपी आया है भाजपा, तो भाजपा के लोगों के द्वारा इनका बहुत ज्यादा क्या किया जाता है, बहुत ज्यादा इनका प्रचार किया जाता है, इनको बहुत ज्यादा प्रचारित किया जाता है। तो लेखक का नाम देख लेते हैं, सलमान रुश्दी, सत्य व्यास,
अरुण शौरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है साथियों? इसका सही जवाब है अरुण शौरी। अरुण शौरी ने यह पुस्तक लिखी है किनके ऊपर? तो यह पेंगुइन, ध्यान रखना है, पेंगुइन प्रकाशन के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। द न्यू आइकन, सावरकर एंड द फैक्ट्स, अरुण शौरी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। यह खासकर 21वीं सदी में, 21वीं सदी में जब बहुत सारे जो भारतीय परंपरा है उसको फिर से क्या किया जा रहा है, आधुनिकता और परंपरा के बीच में भारत यहाँ पे अटका हुआ है, तो वहां पे फिर से भारत में जो है हिंदू वाला जो एक आइकन है, तो हिंदुत्व को फिर से जागृत किया जा रहा है। और हिंदुत्व को जागृत करने में जो एक बहुत बड़ा विचारधारा था किनका, तो सावरकर जी का विचारधारा था, उसके बारे में फिर से क्या किया जा रहा है, इसको उठाया जा रहा है लोगों के बीच। और इसी बीच अरुण शौरी की यहाँ पुस्तक आई है, द न्यू आइकन, सावरकर एंड द फैक्ट्स। और इसमें पूरी तरह से इनकी आलोचना की गई है। ध्यान रखना है आप लोग को, आलोचनात्मक पुस्तक है यह। ध्यान रखना है पुस्तक कैसा है, तो आलोचनात्मक पुस्तक है। कि अगर बहुत सारे लोग जो है सावरकर को अपना आइडियल मानते हैं, तो उनको आलोचना किया गया है कि समय समय पर सावरकर के द्वारा जो भी कार्य किया गया उसकी पूरी तरह से आलोचनात्मक विवेचना की गई है इस पुस्तक के अंदर। इससे पहले भी बहुत सारी पुस्तकें थी जो सावरकर की कड़ी आलोचना करती है। इनका टाइटल देख लिए, कुछ टाइटल है, हिंदू और हिंसा, हिंदू और हिंसा जो है वीडी सावरकर, और इतिहास की रणनीति विनायक चतुर्वेदी के द्वारा। उसके बाद सावरकर और हिंदुत्व का निर्माण जानकी भाकले के द्वारा, सावरकर और हिंदुत्व इनका एजी नूरानी के द्वारा है। हिंदुत्व जो है सावरकर का अनमास्क्ड, इनको अनुवाद किया गया है शमसुल इस्लाम के द्वारा। उसके बाद हिंदुत्व जो है हिंदू राष्ट्रवाद के विचार की खोज ज्योतिर्मय शर्मा शर्मा के द्वारा। मतलब बहुत सारी पुस्तक है जो कि क्या करता है, सावरकर की कड़ी आलोचना करता है। और उसी सीरीज में एक और नई पुस्तक अरुण शौरी के द्वारा, बहुत बड़े राइटर हैं अभी के, तो ये अरुण शौरी के द्वारा एक लाया गया है जो कि है द न्यू आइकन, सावरकर एंड द फैक्ट्स। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में किस देश के द्वारा दक्षिणी चीन सागर में गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन, गहरे जल में जो समुद्र सागर है इसके जल के अंदर यहाँ पे अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की बात की गई है। तो विकल्प है आपके पास भारत, रूस, अमेरिका या फिर चीन। तो आप लोग को पता होगा दक्षिणी चीन सागर में पूरी तरह से चीन जो है, कौन सा देश, चीन, अपना जो प्रभुत्व रखता है और हर किसी को डराते धमकाते रहता है कि यह पूरा का पूरा सागर हमारा है। तो चीन ने यहाँ पे घोषणा कर दी है कि वह दक्षिणी चीन सागर में वो गहरे जल में, जल के अंदर उतर के लगभग 200, देखिए, अच्छा 2000, इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, चर्चा करेंगे कि यहाँ 2000 जो है मीटर के अंदर जाकर के, यहाँ 2000 मीटर के अंदर जाकर के पूरा का पूरा अंतरिक्ष स्टेशन ही बनाया जाएगा। तो यह बहुत ही अपने ही तरह का बहुत ही नया चीज होगा। यह समुद्री अन्वेषण और वैज्ञानिक प्रगति के लिए चीन की महत्वाकांक्षा को दिखाता है और भू राजनीतिक और आर्थिक हित को भी प्रभावित करेगा। पूरी तरह से जियो पॉलिटिक्स को बदलने वाला है। भारत जो कि दक्षिणी चीन सागर में अपना एक बड़ा मार्केट देखता है, उसको अब चीन से एक और बहुत ही ज्यादा बड़ा टक्कर मिलने की यहाँ पे पूरी की पूरी संभावना है। साथ ही साथ चीन का जो चंद्रमा प्रोग्राम था, जो चांद का प्रोग्राम था, उसको भी 2030 तक वहां पे क्या करना है, अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना है और वहां आधार बनाना है। तो इस तरह से बहुत सारा प्रोग्राम जो है वो चीन का द्वारा क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। ठीक है, इस विषय में बहुत सारा, अभी हाल ही में सेंजोई 19 जो लॉन्च किया गया था, इस मिशन में चीन की पहली महिला स्पेस इंजीनियर ने भी उड़ान भरी थी। तो समझ सकते हैं चीन बहुत ही तेजी के साथ हर एक क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में तो खास करके पूरी तरह से क्या कर रहा है, अपना पूरा ताकत झोंक रहा है ताकि विश्व में यह प्रबल दावेदार बन सके हर क्षेत्र की ओर। चलते हैं अगले सवाल में, हाल ही में आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ होना है? पटना, नई दिल्ली, मुंबई या फिर चेन्नई। तो इसका सही जवाब क्या है साथियों? इसका सही जवाब है नई दिल्ली। आदि जो है आदिवासियों के लिए किया जाता है, आदिवासी जो कि वनवासी है, मूल निवासी है यहाँ भारत के। ठीक है, तो जो जंगलों में अभी रहते हैं उन लोगों के लिए। ठीक है, तो जो हमारी राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इनके द्वारा रविवार को नई दिल्ली के जो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है वहां आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया जाएगा। आदिवासियों को अक्सर आदिवासी, वनवासी या फिर पहाड़ी आदिम जाति या फिर अनुसूचित जनजाति, ये जो है इन शब्दों से क्या किया जाता है, इनको पुकारा जाता है। और सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी जनजातीय आबादी जो है वो कहाँ है, भारत में ही है। ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा तो अफ्रीका में है, लेकिन दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो आदिवासी जो ये जनजाति है, अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत जो आता है, यह भारत में दूसरी सबसे, मतलब पूरे दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है इनका भारत के अंदर ही है।
ठीक है साथियों, यहाँ पे एक चीज और आप लोग को ध्यान रखना है, ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। भारत सरकार ने देश में आदिवासी आबादी की सामाजिक आर्थिक स्थितियों को विकसित करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें से एक पहल 1987 में ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको ट्राइफेड बोलते हैं, ट्राइफेड का गठन यहाँ पर किया गया था। देख सकते हैं साथियों, एनुअल नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल जो है आदि महोत्सव, इसका इनोग्रेशन किया जाना है, हमारे राष्ट्रपति हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, यहाँ मेजर ध्यानचंद स्टेडियम नई दिल्ली में। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है? तो आदेश सम्मान हाल ही में किसे मिला है? विकल्प है आपके पास आनंद महिंद्रा, एन आर न्यायमूर्ति, एन चंद्रशेखरन या फिर ऋषि सुनक। तो इसका सही जवाब क्या है साथियों? यहाँ इसका सही जवाब है एन चंद्रशेखरन। ये टाटा टाटा ग्रुप आप लोग को पता होगा, तो टाटा ग्रुप की ये चेयरमैन, ठीक है, तो चेयरपर्सन भी है टाटा ग्रुप के। इनको हाल ही में यहाँ दिया गया है टाटा समूह के चेयरमैन जो है एन चंद्रशेखरन को ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश, जो सिविल डिवीजन है, जिसे सम्मानित किया गया है। यह एक तरह से अगर यह सम्मान भारत के किसी नागरिक को मिला है, तो इससे ब्रिटिश भारत का जो व्यापार संबंध है उसमें भी योगदान देने के लिए मिला है, और इससे ब्रिटिश भारत के बीच का जो संबंध है वो और भी प्रगाढ़ होंगे। ठीक है, यह साम्राज्य उन्हें राजा चार्ल्स तृतीय के द्वारा दिया गया है। इस मानक नाइटहुड के नाम से भी जाना जाता है। तो नाइटहुड की जो उपाधि है वही है या सिविल डिवीजन। ठीक है, तो सबसे उत्कृष्ट आदेश है। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है आप लोग को, ब्रिटिश सरकार के सबसे उत्कृष्ट आदेश को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश अंपायर भी कहा जाता है, जिसकी स्थापना किंग जॉर्ज पंचम जो थे उनके द्वारा साल 1917 में की गई थी। ये जो टाटा समूह है उनके द्वारा क्या क्या है, तो प्रौद्योगिकी, उपभोक्ता, होटल, इस्पात, रसायन और वाहन क्षेत्र, मतलब बहुत ही बड़ा इनका क्या है, पूरा बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें ये लोग काम करते हैं ब्रिटेन में। और भारत ब्रिटेन जो व्यापार संबंध है उसमें महत्वपूर्ण योगदान और भूमिका इनकी रहती है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। हाल ही में राष्ट्रीय राष्ट्रीय राष्ट्रपति, यहाँ राष्ट्रीय लिखा गया है, राष्ट्रपति होना चाहिए, राष्ट्रपति, थोड़ा सा आप लोग सुधार कर लीजिएगा। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो इनके द्वारा किया गया है, कहाँ किया है इन्होंने? तो ये विकल्प है आपके पास दिल्ली, पटना, बेंगलुरु या फिर लखनऊ। तो इसका सही जवाब क्या है साथियों? ये देखना है, अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन राष्ट्रपति जो है हमारी द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, तो इसका सही जवाब है बेंगलुरु। इसका सही जवाब क्या है साथियों? ध्यान रखना है, बेंगलुरु। बेंगलुरु में आप देख सकते हैं, बेंगलुरु में शुक्रवार के दिन आर्ट ऑफ लिविंग का इंटरनेशनल सेंटर जो है उसके द्वारा आयोजित किया गया था अंतरराष्ट्रीय महिला सम्मेलन। जैसे ही आर्ट ऑफ लिविंग आया तो इनसे जुड़े हुए हैं ये ये बाबा जी। ठीक है, तो ये पंडित जो रविशंकर जी हैं, तो इनका इनके द्वारा ये आर्ट ऑफ लिविंग पूरा का पूरा चलाया जाता है। श्री श्री रविशंकर, ध्यान रखना है, इनका नाम भी ध्यान रख लीजिए, श्री श्री रविशंकर। ठीक है, तो इनके द्वारा ये चलाया जाता है, और इसी संस्था के द्वारा यहाँ बेंगलुरु में क्या किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है, जिसका उद्घाटन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तस्वीर में, जो हमारी माननीय राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा किया जा रहा है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश के द्वारा सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी की गई है? सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस के ऊपर पहली क्षेत्रीय वार्ता, रीजनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे किया गया है। देख लेते हैं कौन सा देश है, भारत है, रूस है, अमेरिका या फिर इजराइल। तो इसका सही जवाब क्या है साथियों? इसका सही जवाब है भारत। रूस के साथ तो अभी पड़ोसियों के साथ पूरी तरह से क्या है, युद्ध चल रहा है। अमेरिका तो अपने पड़ोसियों पे टैरिफ लाद रहा है, और इजराइल का तो कोई पड़ोसी जो है ही नहीं जो कि सामाजिक न्याय पे बात करे। हर कोई तो इजराइल से लड़ाई के बारे में सोचते रहता है। तो यहाँ सही जवाब क्या है? हमारा प्यारा देश भारत। देख लेते हैं खबर को। भारत सरकार का जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय है, भारतीय उद्योग परिषद, इन्होंने भारतीय नियोक्ता संघ के सहयोग से 24 से 25 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में भारत मंडपम जो इलाका है वहां पे सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी करने जा रहा है। ऐतिहासिक आयोजन है, इससे वैश्विक गठबंधन में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस कब मनाया गया है? विश्व जन्मजात मतलब ऐसे लोग जो कि जन्मजात, जन्म से ही क्या है, हृदय जन्म से हृदय रोग से ग्रसित है। ठीक है साथियों, तो कुछ लोग होते हैं जो जन्म से ही हृदय दोष से ग्रसित होते हैं। तो इन लोगों के लिए हृदय दोष जो है
दिवस मनाया जाता है, तो ऐसे लोगों के लिए जो दिवस मनाया जाता है, यह कब मनाया जाता है? विकल्प है आपके पास 10 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी या फिर 14 फरवरी। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, 14 फरवरी। ठीक है साथियों, 14 फरवरी। बहुत सारे लोग अभी इस दिन शहादत दिवस भी मनाते हैं। पुलवामा अटैक के बाद से बहुत सारे लोग क्या है, शहादत दिवस भी इस दिन मनाते हैं। और कुछ लोग जो वेस्टर्न लोग हैं, जो पश्चिमी सभ्यता के लोग हैं, जो यूरोप या अमेरिका के संस्कृति के लोग हैं, वो लोग वेलेंटाइंस डे भी मनाते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग, वेलेंटाइंस डे, वेलेंटाइंस डे भी मनाते हैं 14 फरवरी को। और बाकी स्वास्थ्य के क्षेत्र में विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस भी मनाया जाता है। यहाँ पे देख लीजिए, हर साल 14 फरवरी को विश्व जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंटरनेशनल कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट डे। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में प्रस्तुत इनकम टैक्स, अच्छा हाल ही में इनकम टैक्स बिल आया है 2025 में, यह किस पुराने एक्ट को प्रतिस्थापित करेगा, किसको हटाएगा, किसको करेगा रिप्लेस? तो बताना है किसको रिप्लेस करने वाला है यह एक्ट। तो बताना है आप लोग को कि कौन सा एक्ट को यह करेगा। पहला है टैक्सेशन एक्ट 1950, दूसरा है जीएसटी एक्ट 2057 मतलब 2017 का, उसके बाद है इनकम टैक्स 1961 का, या फिर इनकम टैक्स 1947 का। तो इसका सही जवाब क्या है साथियों? इसका सही जवाब है इनकम टैक्स 1961। 1961 को रिप्लेस करेगा 2025 का यह जो बिल आया है। अभी यह बिल दोनों सदनों से पारित हो जाएगा, दोनों सदनों से पास होकर के फिर राष्ट्रपति के द्वारा इस पर क्या किया जाएगा, मुहर लगा दिया जाएगा, तो फिर ये भी क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। तो ये 1961 वाले को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। खबर देख लेते हैं यहाँ पर, बहु प्रतिष्ठित मतलब कि बहुत दिन से इसका प्रतीक्षा किया जा रहा था। नया आयकर विधेयक जो है संसद में पास होने के बाद 63 साल पुराना जो आयकर अधिनियम है, 63 साल पुराना जो आयकर अधिनियम है 1961 का, उसको क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, उसका जगह लेगा। यह 13 फरवरी को लोकसभा में ला दिया गया है, पेश कर दिया गया है। ठीक है, यह 63 साल पुराना जो 1961 का अधिनियम है, एक्ट है, उसको रिप्लेस करेगा। देख लीजिए यहाँ पे आयकर विधेयक 2025 में क्या क्या बदलेगा। तो पहला जो है, और पहले और अब का, पहले धारा 298 था, अब 536 हो जाएगा। अनुसूची 14 में था, यह 14 था, यह 16 होगा। अध्याय भी 23 का 23 ही रहना है। लेकिन जो पन्ने हैं, पन्ने क्या होंगे, कम होंगे। पन्ने ध्यान रखना है आपको, कम हो जाने हैं। 880 से यहाँ 622 पन्ने ही रहने हैं। ठीक है साथियों, चलते हैं यहाँ। अभी हाल ही में बजट आया था, बजट में जो यहाँ पे स्लैब बनाया गया था उसमें देख लेते हैं। पहले 12 लाख तक जो पहले का टैक्स था वो 80,000 का था, लेकिन अब का टैक्स सिर्फ शून्य होना है। मतलब 12 लाख के अंदर के जिनकी आय है, जिनका आय 12 लाख तक है, उससे ज्यादा नहीं, जिनका 12 लाख तक है, उनको अब जीरो टैक्स देना है। तो उनको पूरा का पूरा 80,000 का क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। जिनका 16 लाख तक का है, पहले उनको 1,70,000 टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब 1,20,000 ही देना पड़ेगा, मतलब उनको भी 50,000 का फायदा होगा। तो इस तरह से हर किसी को, चाहे आपकी इनकम जो है पूरे साल में 20 लाख तक हो, या 24 लाख तक हो, 50 लाख तक हो, तो इन सबको कुछ ना कुछ फायदा है। तो ये बजट एक तरह से समझिए, तो इनकम पे भी क्या करता है, आपको फायदा देता है, टैक्स कम किया गया है। ठीक है साथियों, चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, तो इसी के साथ आज का जो सवाल जवाब का सिलसिला था यहीं पे समाप्त होता है। हमारे करंट अफेयर्स में करंट अपडेट के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे 1 मिनट गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर वीडियो को आपने पूरा देख लिया है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। और लाइक करने के बाद अगर आप लोग को प्यार देना हो तो प्यार कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इनसे जुड़े हुए जितनी भी सूचना होगी उसको पाने के लिए हमारे चैनल के बगल में, जो सब्सक्राइब के बगल में घंटी वाला बटन होगा, इसको आप लोग दबा लीजिएगा, तो नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा और जो भी सूचना होगी समय से आप लोगों को पहुंच जाएगी। और आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहें। और मिलते हैं अगले एक नए सेशन के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।